हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और सबसे पहले की चर्चा आज हम शुरुआत करेंगे यूएस की तरफ से जो खबरें आ रही हैं। और वो खबरें आपके सामने आ चुकी होंगी अब तक। और वो खबरें हैं टैरिफ से रिलेटेड। देखिएगा, यूएस ने टैरिफ का बम फोड़ दिया है। और जो बम उसने फोड़ा है उसका असर जो है दूसरों से ज़्यादा उसी के घर में हुआ है। यानी कि जिसने बम फोड़ा था उसने बम अपने घर में ही फोड़ दिया है। यानी कि उसने जो भी मेजर इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पर टैरिफ बढ़ा दिए हैं। स्पेशली इंडिया, चाइना या जहाँ पर भी ऐसे जो कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादा टैरिफ लगाती हैं अपने इंपोर्ट के ऊपर, तो वहाँ पर उन्होंने रेसिप्रोकल टैक्सेस लगा दिए। अच्छी खबर भारत के लिए ये है कि फार्मा के ऊपर उन्होंने इस टैरिफ को जो है एग्जेम्प्ट कर दिया है, तो जिसकी वजह से आज फार्मा स्टॉक्स में तेज़ी देखने के लिए मिली। अब बात ये करते हैं कि भाई आगे का आउटलुक हमें कैसा लग रहा है। लेकिन सबसे पहली बात है, इसका जो असर है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, अगर हम पिछले 30 साल के अंदर देखें स्पेशली भारत को, तो 1991 में भारत के अंदर जो पीवी नरसिम्हा राव जी थे उन्होंने मनमोहन सिंह को ये आदेश दिया कि भाई जो तुम फाइनेंस बिल बना के लाए हो, जो तुम बजट बना के लाए हो, मैंने उसके लिए तुम्हें नहीं रखा है। और पीवी नरसिम्हा राव जी ने मनमोहन सिंह को लौटा दिया और कहा कि भाई ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क करके लाइए जिससे कि इंडिया के लिए एक आगे रोड मैप तैयार हो सके। और वहाँ पर एक रोड मैप जो तैयार हुआ था 1991 में, चाहे वो बजट में था, चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में था, चाहे वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ थी, वहाँ पे एक सीधी सी बात है कि हम अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करेंगे, हम ग्लोबलाइजेशन को प्रोत्साहन देंगे। और वहाँ पर गवर्नमेंट ने ऐसे इनिशिएटिव लिए थे जहाँ पे कि लाइसेंस राज को ख़त्म कर दिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बहुत सारे सेक्टर्स में वहाँ से ओपन होनी शुरू हुई। और उसके बाद हम एक तरक्की के रास्ते पर जो है चलते हुए नजर आए। और भारतीय शेयर बाज़ार ने भी उसका जो है भरपूर आनंद जो है हमारे शेयर होल्डर्स और निवेशकों को दिया। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन था उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट यही होता है कि आपकी कंट्री में अगर कोई चीज़ ज़्यादा उत्पाद हो रही है तो आप ऐसी कंट्री में भेज सकते हैं जहाँ पर कि उस चीज़ की यानी कि उपलब्धता नहीं है, यानी कि स्केर्सिटी है। वहाँ पर जहाँ पर वो उपलब्ध नहीं है वहाँ पर आप उपलब्ध करा दो। इसी तरीके से जिन कंट्रीज़ के पास जो चीज़ अधिकता में है और जहाँ पर वो उपलब्ध नहीं है, तो ग्लोबलाइजेशन से हुआ ये कि जिनके पास ज़्यादा है उन्होंने जिनके पास उपलब्ध नहीं है वहाँ पर उपलब्ध करा दी गई। और गवर्नमेंट ने ऐसे जो मेजर जो इकोनॉमीज़ हैं या मेजर गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने ऐसे टैरिफ रखे, चाहे वो बायलैटरल ट्रेड में, चाहे मल्टीलैटरल ट्रेड्स में, या जो ग्रुप्स थे चाहे वो G20 या सार्क इस तरीके के, या जो आशियान कंट्रीज़ हैं वहाँ पर, तो इस तरीके के मेजर लिए गए कि जो है इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट किया जा सके। और जिससे सभी इकोनॉमीज़ को फ़ायदा हुआ, सबके लिए विन विन सिचुएशन बनी। और जो सिनर्जी बेनिफिट्स थे वो सभी कंट्रीज़ ने जो है उसका लुफ्त उठाया। और जब इस विश्व के सभी शेयर बाज़ारों में आप देखेंगे तो एक अच्छी तेज़ी जो है, या हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छी रिटर्न ज़्यादातर बाज़ारों ने दी, कुछ एक्सेप्शन ज़रूर रहते हैं। अब इसकी वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमीज़ हैं उसको बूस्ट मिला। अब अमेरिका की बात करते हैं, तो ये जो दौर था, इस दौर में प्रोटेक्शनिज्म से ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन की बात होती थी। अब डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज आज जो 1500 पॉइंट टूटा हुआ है, वो सीधा संकेत दे रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई मैं सबसे टैरिफ वसूल करूँगा, मेरे को अमेरिका नंबर 1 बनाना है, मेरे जो सब अर्बन्स में जो फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं वो सब चलानी है। और डाउ जोन्स के साथ साथ देखिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो यूएस की जो मेजर कंपनीज उनको आदेश दे दिया कि आपको इन्वेस्टमेंट अब यूएस में ही करनी पड़ेगी और आप ग्लोबलाइजेशन की बात ना करें, आप एफडीआई लेके किसी दूसरी कंट्री में जाएं, उसके बजाय यहीं पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए। हम ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क कर रहे हैं जिससे कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको बेनिफिट रहे। और जो भी माल डंप हो रहा था, चाहे चाइना से हो रहा था कुछ जगह पर, या बाकी कंट्रीज से हो रहा था, या जो हमारा भी इंडिया से भी जो एक्सपोर्ट हो रहा था, उन सब के ऊपर जो है रेसिप्रोकल ड्यूटीज़ लगा दी। और ट्रम्प साहब तो कह रहे हैं इंडिया जितना लगाता है मैंने तो उससे कम ही लगाया है। हालांकि शुरू में बात 26% की थी, वो भी 27% की अब बात चल रही है। लेकिन इन सब के बीच में हुआ क्या है, अब इसका मतलब समझिएगा। इसका मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन के ऊपर जो है एक खतरा मंडरा रहा है। और मैंने बहुत पहले ही आपको कहा था, ये जो अनाउंसमेंट भी नहीं हुई थी उससे 20-25 दिन पहले ही मैंने आपको कहा था कि देखिएगा यूरोप भी सेम तरीके के मेजर लेगा।
और ये अब ऐसा दौर है कि यूएस के करने की वजह से सारी कंट्रीज़ जो एक हायर रेट ऑफ टैरिफ के अंदर आ जाएंगी, यानी कि ये प्रॉब्लम बहुत जल्द सुलझने वाली नहीं है। दूसरी बात है, अगर यूएस ने ये टैरिफ रखे और ट्रंप अपनी बात से नहीं पलटा, क्योंकि हालांकि उनकी पलटने की आदत है, लेकिन अगर नहीं पलटा और वो अमेरिका को जिस तरीके से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं अमेरिका में इनकम टैक्स ही नहीं लूँगा, मैं तो भैया जो टैक्सेस आएंगे, जो टैरिफ आएंगे बाहर से, उन्हीं से हमारा काम चल जाएगा। तो जो बाहर का माल है उनसे टैरिफ लेंगे, नहीं तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो ये जो सोच है ये अमेरिका के लिए तो बढ़िया है, लेकिन अमेरिका में भी इसकी वजह से जो सप्लाई है गुड्स की वो नहीं हो पाएगी, सर्विसेज की नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से अमेरिका में दोबारा से महंगाई लौट सकती है। अब ये जो रिस्क है ये डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का टूटने का मुख्य कारण है। उसके अलावा जो आईटी स्टॉक्स है वहाँ पे तकरीबन 5.5% की गिरावट जो है देखने के लिए मिल रही है। अब जो आईटी कंपनी में जो गिरावट है वो इंडिया में भी भयंकर रही, और आज नेस्डेक के अंदर आप देखेंगे 5.5% की गिरावट है, S&P 500 4.5% की गिरावट है, डाउ जोन्स तकरीबन 3.5% की गिरावट है। इंग्लैंड के ऊपर ड्यूटीज़ कम लगी हैं तो 1.64% की गिरावट है। कैक और डैक आप जर्मनी या फ्रांस के बाज़ार देखेंगे तो दोनों बाज़ारों के अंदर भी तकरीबन 3% की गिरावट है। अगर हम निकेई के बाज़ार देखें तो सुबह जब खुले तो 4% कमज़ोर थे, लेकिन 2.85, और इसके अलावा अगर हांगकॉन्ग बाज़ार देखें तो 1.54। कोरिया के बाज़ार हालांकि सुबह खुले तो 2% माइनस थे, लेकिन बाद में वो ठीक हो गए। तो इन सब के में क्या चीज़ समझ में आई कि अभी इसका जो असर है वो इंडिसेस के अंदर नहीं आया था ज़्यादातर में, क्योंकि डाउ जोन्स का फ्यूचर जो है सुबह तकरीबन 700-800 पॉइंट माइनस में ट्रेड कर रहा था, और सबको लग रहा था ये डाउ जोन्स का रोज़ फ्यूचर ऐसे ही दिखाता है तो शाम तक वो ठीक हो जाएगा। और भारतीय बाज़ारों ने इसका कोई असर नहीं लिया, भारतीय बाज़ारों ने इसका असर नहीं लिया। बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो पूछ रहे हैं सर ऐसा क्यों हुआ। देखिएगा, ऐसा इसलिए हुआ कि बड़े प्लेयर्स की मंदी की पोजीशन नहीं बनी हुई थी। जब उनकी पोजीशन मंदी की नहीं है तो भाई वो अपनी पोजीशन क्यों छोड़ेंगे। आज एफआईआईज़ ने एग्रेसिवली कॉल भी बाई की है और पुट भी बाई की है, यानी कि जबरदस्त बाइंग जो है ऑप्शंस की एफआईआईज़ के द्वारा आज की गई है। इंडेक्स के अंदर किसी भी साइड बाजार जाओ अब बहुत बढ़िया पोजीशन के ऊपर है। जो प्रोप्राइटरी या प्रो अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स के अंदर अभी भी जो है कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड सेलिंग की पोजीशंस हैं, यानी कोई सीमित दायरे के लिए प्ले कर रहे हैं। और जहाँ तक बात करें जो क्लाइंट वाला पोर्टफोलियो यानी कि रिटेल वाला, उन्होंने दब के तो कॉल बेच रखी है और पुट भी दब के बेच रखी है, इस उम्मीद में कि भाई आज बाजार इंडिया का टूटा नहीं तो पुट बेचो जबरदस्त तरीके से, क्योंकि आज का इंडिया का बाजार टूटने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। सुबह बेशक से गैप डाउन हुआ, लेकिन थोड़ी देर में ऊपर आके खड़ा हो गया। तो सब लोगों को लग रहा है कि भाई बाजार हमारा संभल गया। मुझे नहीं लगता ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये प्रॉब्लम चलेगी तो ये लंबा सर करेगी। हालांकि बैंकों के प्रोविजनल डेटा बहुत अच्छे आ रहे हैं तो बैंकों ने इस चीज़ संभाल ली, लेकिन अगर मैक्रो लेवल पर कोई चीज़ होती है तो फिर जो इस क्वार्टर के रिजल्ट है उनका कोई औचित्य नहीं रहेगा, और फिर जब फॉल आएगा तो एक जबरदस्त फॉल आएगा। तो अल्टीमेटली एफआईज अब जो है पुट खरीद के बैठ चुके हैं। तो अगर अब ग्लोबल सेल ऑफ होता है, जैसा मैंने कहा था कि अगर एशियन मार्केट में सेल ऑफ होता है तो हमारे बाज़ारों में भी सेल ऑफ देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि शुरुआती रुझान उसी तरीके के थे। अब आपको यहाँ पे संभल के खेल रहे हैं। अगर बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस देखें तो आज डीआईज ने भी कोई माल नहीं उठाया ज़्यादा, लेकिन एफआईज ने ज़्यादा बेचा भी नहीं। तो एफआईज ने 2806 करोड़ का बेचा और 221 करोड़ का जो है डीआईज ने कैश में खरीदा। ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? इंडिकेशन तो देखिएगा, अब आपको समझा देता हूँ कि अब इसका असर क्या होगा। इंडिया की कंपनी के एक्सपोर्ट यूएस में कम होंगे और आगे चल के हो सकता है कि यूरोप भी इसी तरीके की टैरिफ लेके आए। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो हमारी स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज के स्टॉक आज टूट रहे थे, तो एक कंपटीशन है। अगर उसको पॉजिटिव लेंगे तो सब लोग बोलेंगे कि भाई चाइना पे हमसे ज़्यादा टैरिफ लगाया है, तो जो चाइना की जो कंपनीज़ है उनके सामने हमारा माल जो है सस्ता होगा, तो हमारा माल वहाँ पे इजीली चला जाएगा। आप उस पर्पज़ को समझ नहीं रहे हैं कि भाई यूएस चाह क्या रहा है। यूएस ये चाह रहा है कि लॉन्ग टर्म के अंदर मैं अपनी इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम करूं, और जहाँ पर इंपोर्ट हो भी रहा तो मैं इतनी ड्यूटी वसूल करूं जैसे कि जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं जो वसूल कर रही हैं। तो अल्टीमेटली ये ग्लोबलाइजेशन का बिल्कुल उल्टा है, यानी कि एंटी ग्लोबलाइजेशन। यानी कि जब ग्लोबलाइजेशन में अगर शेयर बाज़ार चले हैं तो एंटी ग्लोबलाइजेशन में क्या होंगे कि जो धंधे हैं उनके सुकड़ने के चांसेस है। क्योंकि एक फैक्ट्री मान लीजिएगा इंडिया में लगी हुई है तो उसका माल मान लीजिएगा 70-80 देशों में जा रहा है,
और उसमें से अगर मान लीजिएगा किसी का बिज़नेस 20-25% यूएस में जा रहा है और वहाँ पर ड्यूटी लग गई है, तो वहाँ पर आपको एक चैलेंजेस आ जाएंगे। तो जो ड्यूटी बढ़ गई है तो आप यहाँ पर उस एक कंट्री को माल नहीं दोगे। अगर मान लीजिएगा आपको पूरे प्रोडक्शन का 25 से 30% माल जाता था, और वो प्रोडक्शन है, तो आपकी जो फैक्ट्री है वो हो सकता है कि ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे आ जाए। दूसरी बात ये कि जो स्मॉल और मीडियम साइज़ की जो कंपनी है, जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से बड़ी कंपनियों के लिए काम करती थी, वहाँ पे भी काम घटते हुए नजर आएंगे। सिमिलरली जो आईटी कंपनीज हैं उन्हें बहुत अच्छा डेंट आज पड़ा, चाहे वो इन्फोसिस था, चाहे टीसीएस था। और यहाँ पे एज ए डिस्क्लोज़र मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमने आज पॉजिटिव साइड में ट्रेड लिए हैं, इन्फोसिस में भी और टीसीएस में भी, इस उम्मीद में कि यहाँ पर अभी जो थोड़ा सा और फर्दर डाउन साइड आएगा तो वहाँ पे अपनी पोजीशंस को और ऐड करेंगे। क्योंकि दोनों में से अगर हम टीसीएस की बात करें तो आज 52 वीक लो पे जो है टीसीएस ने क्लोज दिया है। जिन भाव पर आज मैंने शेयर्स लिए हैं उन भाव पर शेयर्स हमारे पास आज से 4 साल पहले या 3 साल पहले भी इन भाव पे शेयर्स लिए थे। तो यानी कि कुल मिला के 3 साल या 4 साल पुराने भाव पर आज टीसीएस उपलब्ध है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे सस्ता हो गया। देखिएगा जब इस तरीके के पैनिक होंगे तभी आपको अच्छी कंपनी सही भाव पे मिलेगी। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये भाव फाइनल है, पर मुझे लगता है कि हाँ, डाउन साइड अभी और पॉसिबल हो सकती है। बट हमें जो फेयर वैल्यू समझ में आती है वहाँ पर हम अपनी पोजीशंस बनाने की कोशिश जो है ज़रूर से ज़रूर करते हैं। आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अब वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको ये बताऊँगा कि भाई बाज़ार में हमें ही क्या लग रहा है। बट ये बात पक्का है कि ये जो असर है ये एंटी ग्लोबलाइजेशन है, और इसके असर आपको धीरे धीरे अगले 2 से 3 क्वार्टर में देखने के लिए मिलेंगे। और हो सकता है कि तब तक हमारे बाज़ारों से एफआईआईज बहुत अच्छा पैसा और एग्जिट कर चुके हों। गोल्ड के अंदर भी एक सेल ऑफ देखने के लिए मिला है। अब ये देखना है कि इसका असर 2 दिन चलता है, 4 दिन चलता है, 5 दिन चलता है। बाज़ारों में इसका असर देर सवेर रहने वाला है। हो सकता है कि आपको शॉर्ट पीरियड में ना देखने के लिए मिले। मुझे याद है 2008 में भी जब पूरे विश्व के बाज़ार टूट रहे थे, भारत के बाज़ार नहीं टूटते थे। और मुझे याद है टीवी एंकर्स उस समय बोलते थे भाई इंडिया तो डी कपल है, पूरा विश्व टूट जाए हमारा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है जी, हमारा कुछ नहीं होने वाला। और फिर हमने वही समय पर इंडेक्स को एक ही हफ्ते में 25% टूटते हुए देखा है। 2 सर्किट 10% के नीचे के डाउन साइड के, वो भी हमने देखा है। जबकि हम 5-7 दिन जो डीकपल करते रहे, सारे विश्व के बाजार नीचे चल रहे थे, हम भैया ऊपर जा रहे थे, हम किसी से नहीं डर रहे थे। और जब हम टूटे तो ऐसा टूटे कि भाई सबको माफ़ कर दिया। तो ये बात ये है कि जब इनके असर होते हैं, अगर ये जो डाउनफॉल है ये जो ट्रम्प की वजह से हुआ है, अगर ये कंटिन्यू रहता है ग्लोबल मार्केट में, हो सकता है कि हम 1-2 दिन ना असर करें, लेकिन जब देर सवेर हमें असर दिखाना पड़ेगा। और वो जितना भी अभी हम रजिस्ट कर रहे हैं उस सब का बदला बाजार एक ही बार ले लेगा। तो यहाँ पर क्लियरली ध्यान रखिएगा, जो ट्रेडर्स हैं अपने स्टॉप लॉस के साथ काम करें। दूसरी बात है, अगर तेज़ी की पोजीशंस बनाएं तो पुट जरूर खरीद के चलें, या कोई और परफेक्ट हैज जहाँ पर आपको लगता है वो ज़रूर लेके चलें। इस समय पर अगर आपकी तेज़ी की पोजीशंस हैं, क्योंकि बाज़ार में माल सस्ता होता है तो बहुत लोग तेज़ी की पोजीशन बनाते हैं, वो प्रॉपरली हैज होनी चाहिए। इवन मंदी की पोजीशंस भी है तो वो भी प्रॉपरली हैज होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय पर वोलेटिलिटी कभी भी बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और कोई बहुत बड़े फॉल जो है देखने के लिए भी मिल सकते हैं, या नीचे से बड़े मूव भी ऊपर की तरफ से जा सकते हैं। रीज़न बड़ा सिंपल है, क्योंकि जो बड़ा बाज़ार के बड़े प्लेयर्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, वो ऐसे इवेंट के ऊपर ही बाज़ार के अंदर जो हलचल करा के पैसे कमाते हैं और वो अपनी पोजीशंस को हैज रखते हैं। जबकि रिटेलर्स को इतनी समझ होती नहीं है। तो जब ये उठा पटक होती है, वोलेटिलिटी होती है, एक साइड बाज़ार मूव करते हैं, तो बहुत बड़े चैलेंजेस रिटेल इन्वेस्टर्स को आ जाते हैं। यहाँ पर आपको अपनी समझ रखनी है। और बीइंग ए एजुकेटर मैं आपको बस यही बात बोलूँगा कि यहाँ पर जो भी आप ट्रेड लें, ज़रूर से ज़रूर इस परिस्थिति में अपना पोजीशंस हैज ज़रूर रखें। अगर आप हैज नहीं रखोगे तो कैपिटल को प्रोटेक्शन करना मुश्किल हो सकता है ईदर साइड। मैं ये नहीं कह रहा कि डाउन साइड या अप साइड, बट इस समय पर जब इस तरीके की बाज़ार में हलचल मच रही हो, उस समय पर आप अपनी पोजीशंस में हैज ज़रूर से ज़रूर रखें। क्योंकि ना केवल वो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट तो नहीं देगा, थोड़ी सी कॉस्ट ज़रूर लगेगी, लेकिन मैक्सिमम लॉस से ज़रूर बचा लेगा आपको। आपके जो लॉस हैं उनसे ज़रूर बचा सकता है। और अगर आप अभी बाज़ार में नहीं है तो आप इस समय पर एक वेट एंड वॉच की स्थिति में रहिए। बाज़ार को सेटल होने दीजिए, इधर डाउन साइड या अप साइड,
क्योंकि बीच की पोजीशंस में रिस्क जो है ज़्यादा रहता है, रिटर्न्स भी ज़्यादा रहती हैं। बाज़ार मान लीजिए आपने मंदी बना रखी और बाज़ार एकदम टूट गए तो पैसे भी बहुत अच्छे बनेंगे, लेकिन अगर बाज़ार नहीं टूटता और रजिस्ट करता है तो जिन्होंने भयंकर मंदी बनाई है उनको शायद पैसे कमाने में भी बहुत समस्या आ सकती है। बट देर सवेर अगर ये मंदी बनी रहती है, कोई और चेंजेस नहीं आते, तो इसके जो इम्पैक्ट हैं वो बिज़नेस पे भी पड़ेंगे और इवन इंडिया की जो जीडीपी है उस पर भी पड़ेंगे। और अगर हम ये मान के देखें कि भाई उसका वैल्यूशंस पर क्या असर पड़ेगा, वो भी आपके सामने आएगा। तो अल्टीमेटली गोल्ड के प्राइस हालांकि ऊपर से थोड़े सॉफ्ट हुए हैं, चांदी में आज गिरावट हो गई है, क्रूड ऑयल में गिरावट हो गई है। ये संकेत इस बात की तरफ लेके जा रहे हैं कि जो बाज़ार के अंदर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं, जो फंड हाउसेज हैं, जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वो बहुत जल्दी नए बिजनेस में फंडिंग नहीं करने वाले हैं। इस बात को आपने समझना है। और अगर ऐसा होता है तो जब कैपिटल जब इजीली उपलब्ध नहीं होती है तो बाज़ार भी ऊपरी लेवल पर बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं। ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। मैं किसी भी तरीके की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपसे यही अनुरोध कर रहा हूँ, आप अपनी पोजीशंस को प्रोटेक्ट रखिए। अगर हो सके तो कुछ समय बाज़ार में लाइट पोजीशन के साथ या विदाउट पोजीशन के साथ रहिए, और जब बाज़ार सेटल हो, नीचे अगर मान लीजिए बाज़ार चला जाए तो आप अपने पोर्टफोलियो में या ट्रेड्स के अंदर तेज़ी के सौदे ले सकते हैं। अगर बाज़ार ऊपर की तरफ चला जाए तो वहाँ पर जहाँ पर आपको लगता है कि भाई बाज़ार अब आगे नहीं जाएगा, वहाँ पे मंदी की पोजीशन भी ले सकते हैं। बट ये जो बाज़ार है, इंडिया का बाज़ार, एक काफ़ी क्रूशियल मार्केट इस समय पर है। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करिए, अपने ट्रेड को इस तरीके से मैनेज करिए। अगर आपको खुद समझ नहीं है तो फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लीजिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़े समय के लिए भाई साहब इंतज़ार करिए, बाज़ार से अपनी पोजीशन लाइट रखिए या साइड में बैठिए। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।